Hello and welcome to VLearn. This is session 12 of business study, purchase and sales. Topics to be covered are define purchase and sale, explain the concept of selling in business, describe the various mode of purchase and sale and method of sales. Explain the selling procedures and the document used in sales. Now, in this session we were basically focusing on the purchase and sale. अब इस सेशन के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो purchase and sales के बारे में बात करने वाले हैं. Purchase and sale एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस के अंदर जिसके बगैर एक बिजनेस परफॉर्म कर ही नहीं सकता. इट्स लाइक वन ऑफ द वेरी एसेंशियल एक्टिविटी. या हम ये कहेंगे कि बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये भी अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है. अगर हमें एक रॉ मटेरियल को खरीदना है एक बिजनेस में, जो एक फिनिश गुड्स बनते हैं, उसकी परचेजिंग के लिए हम उसको परचेज बोलते हैं. अगेन उस परचेजिंग के थ्रू हमें यह भी डिफाइन करना होता है दैट हाउ वी विल गोइंग टू सेल, हाउ मच वी विल गोइंग टू सेल. जितना हमने परचेज करके ऑपरेशंस में प्रोड्यूस किया उतना हम लोग आगे प्रोडक्ट को सेल ऑफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. इसीलिए परचेज एंड सेल ये दोनों ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस के अंदर एक तरह से साइड बाय साइड चलती हैं, जहां पर बिजनेस ओनर्स को परचेज के बारे में भी ध्यान देना होता है और सेल्स के बारे में भी ध्यान देना होता है. परचेज की बात करें तो परचेज इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन गेट्स द ओनरशिप फ्रॉम सम गुड्स और अ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर इन हिज नेम फ्रॉम अनदर ऑन द पेमेंट ऑफ अ मनी. परचेज हम ये कह सकते हैं जिसके थ्रू ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में पर्सन को एक ओनरशिप मिल जाती है एक गुड की या एक प्रॉपर्टी की, जो कि दूसरा पर्सन ट्रांसफर कर रहा होता है मनी बेसिस पर. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं. वो जो ट्रेडिंग्स होती हैं, दैट ट्रेडिंग इज लाइक जो परचेज हुई है एक ट्रांसफर है, एक एक्सचेंज है. एक पार्टी को सामान मिल रहा है और दूसरी पार्टी उस सामान के बदले में पैसे दे रही है. सो यहां पर भी परचेज सेम वही है कि बट द डिफरेंस इज पार्टनर्स और परचेज इन दैट वन पार्टी इज गेट द ओनरशिप. उसे ओनरशिप मिल रही है परचेज के अंदर और बदले में वो पैसे दे रहा है. सेल्स में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस through which the ownership of some goods or property is transferred from one person to another. सेल में भी ट्रांसफर ही है. सेल के अंदर भी एक पर्सन सामान दे रहा है, बदले में पैसे ले रहा है. सो अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप किसी से सामान ले रहे हो तो आपके पास वो ओनरशिप आ रही है, उस सामान की ओनरशिप. आप उस सामान के मालिक बन रहे हो. अगर आपने एक रजिस्टर खरीदा सो आपका हो गया वो रजिस्टर जब आपने उसके बदले में 10 रुपए दिए. दैट इज परचेज. वहीं पर जब आपने वो रजिस्टर 15 रुपए में बेचा तो आपने उस रजिस्टर उस सामान की जो ओनरशिप थी वो क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी. तो जैसे कि हमने सेल्स में वर्ड लिखा ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. सो दैट वाज कम्स इनटू सेल्स. सेल और परचेज इज ऑलवेज गो टुगेदर. ये हमेशा दोनों साथ में ही परफॉर्म करते हैं. अगर एक पर्सन परचेज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा तो उसको सेल कर रहा है ना. सो दैट वाज कम्स इनटू परचेज एंड सेल्स गो साइड बाय साइड. देन फर्स्ट पार्टी हु सेल इज नोन एज सेलर. जो पार्टी सामान को बेच रही है हम उसे सेलर बोलते हैं, और जो पार्टी उसे खरीद रही है दैट वाज बायर. सो एक रजिस्टर अगर आपने खरीदा तो आप बायर हुए, वहीं पर रजिस्टर जब आपने बेचा तो आप सेलर हुए. इन एवरी सेल्स एंड परचेज द बायर पेज अ मनी टू द सेलर फॉर बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब भी किसी भी तरीके की सेल या परचेज होती है तो बायर जो है वो पैसे देता है सेलर को, यानी कि जो खरीदने वाला है वो बेचने वाले को पैसे देता है. दैट्स द नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो कि हम अपने बिजनेस के अंदर परफॉर्म करते हैं. परचेजिंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन ऑर्डर टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज समथिंग मोर नीडेड टू बी डन बिफोर प्रोडक्शन इज अंडरटेकन.
किसी भी तरीके की प्रोडक्शन को करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी सही से परचेजिंग करना. So it is important to identify and determine the requirement of a people and design the product or services accordingly. उसी के accordingly define किया जाता है that how much we will going to work on. कितने लोग, किस तरह का डिजाइन एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए और वो फर्दर कैसे काम करेगा. So customer must always drive satisfaction from what they buy and therefore continue improvement of the product and service. तभी एक कस्टमर जो है वो डिफाइन कर पाता है कि वो उस प्रोडक्ट को लेकर जो उसने खरीदा है, जब वो एक प्रोडक्ट को लेकर बायर बना तो वो उस चीज से सेटिस्फाई है कि नहीं है. अगर वो सेटिस्फाई है तभी वो उस इंप्रूवमेंट के थ्रू फर्दर प्रोडक्ट की बाइंग के अंदर आता है. एट द सेम टाइम it must interested that product or service is easily available to the customer. You had to make sure जब हम किसी भी तरीके की परचेजिंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन में जाते हैं, जब मार्केट के अंदर जब हम अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे होते हैं तो उस केस में हम ये ध्यान रखते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट एंड हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो सर्विस है वो इजिली उसको अवेलेबल हो जाए, आसानी से उसे वो मिल जाए. The price of a product and service should be such that the customer can afford it. और प्राइस इस तरह से होना चाहिए कि customer could afford it. And the customer should be made aware about the product or service and it related benefits both before and after the sale. And customer aware रहे कि उसका product and service क्या है और उससे रिलेटेड होने वाले उसके बेनिफिट्स क्या है, सर्विस को लेने के बाद भी और सर्विस को सेल होने से बाद भी और सेल होने से पहले भी. दोनों ही केसेस में हमारा कस्टमर अवेयर होना चाहिए. कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में, सामान के बारे में, बिजनेस के बारे में सही से पता होना चाहिए. बायर नीड टू कंसीडर बिफोर परचेजिंग. बायर्स बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं इन विच दे नीड टू बी कंसीडर्ड ऑल दोज थिंग्स इन अ राइट मैनर. सो परचेजिंग करने से पहले जो एक बायर है हमारा, उसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. तो हम इसमें सबसे पहले बायर के बारे में पढ़ेंगे दैट व्हाट आर दोस फैक्टर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन केयर इन दी बायर्स साइड. सो बायर की साइड में सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज आइडेंटिफाई हिज और हर नीड्स. उसे अपनी नीड्स पता होनी चाहिए. अगर आज आपके पास जो अवेलेबल रजिस्टर था वो यूज हो चुका है तो ऑटोमेटिकली यू नीड अ न्यू रजिस्टर. ये नीड है, आपकी जरूरत है. सो बायर को अपनी जरूरत पता होनी चाहिए. एंड देन अनदर इज एट्रीब्यूट्स ऑफ कमोडिटी सर्विसेज. एट्रीब्यूट्स ऑफ कमोडिटी सर्विसेज इज दैट इट शुड बी डिफाइन कि किस तरह की कमोडिटी आपको चाहिए या किस तरह का एट्रीब्यूट्स यू रिक्वायर्ड फर्दर. सो ये एट्रीब्यूट्स ऑफ कमोडिटी सर्विसेज कहलाती है. Then another is price affordability. Price affordability is that कितना प्राइस आप उस प्रोडक्ट को खरीदने में लगा सकते हो. नीड में मैंने एक बायर नीड में अपनी जरूरत को समझता है. सेकंड में वो ये समझता है कि किस तरह का उसको प्रोडक्ट चाहिए. आपने नीड अराइज की कि आपको रजिस्टर चाहिए, पर रजिस्टर एक बहुत अच्छा रजिस्टर चाहिए या एक रफ पेजेस वाला रजिस्टर चाहिए. ये अलग कमोडिटीज है ना, दो आपकी नीड को ही, पर दोनों आपकी सेम नीड को सेटिस्फाई करेंगे लिखने की. बट यू नीड टू डिफरेंशिएट इट. लाइक अच्छी होल्ड वाला रजिस्टर चाहिए जिसके ऊपर बाइंडिंग हो अच्छे से, या फिर नॉन बाइंडिंग वाला रजिस्टर चाहिए. सो दैट्स व्हाट कम्स इनटू एट्रीब्यूट्स ऑफ कमोडिटी. क्या एट्रीब्यूट, क्या क्वालिटी फीचर उसको चाहिए. और तीसरी चीज होती है कि कितना प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हो. सो प्राइस अफोर्डेबिलिटी. एंड द फोर्थ थिंग इज सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट. सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस तरह की रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, कैसा आपके जो फैमिली मेंबर है लाइक आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे रजिस्टर खरीदना, किस तरीके का रजिस्टर आपके फ्रेंड ने खरीदा. ये कुछ सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारी परचेजिंग पर ना इफेक्ट करते हैं. सो वो भी हमें ध्यान में रखने होते हैं. अब परचेजिंग के कौन कौन से मोड होते हैं. अगर हम परचेजिंग मोड की बात करें तो सबसे पहला मोड ऑफ परचेजिंग जो होता है वो होता है परचेज ऑफ इंस्पेक्शन. परचेज ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब where the buyer goes to the seller
and inspect the goods. जब एक गुड्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, इंस्पेक्ट मतलब गुड को देखा जाता है, गुड को समझा जाता है, उसे इवेल्युएट किया जाता है, वो इंस्पेक्शन होती है। यानी कि जब उस पर एक स्टडी की जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि कंज्यूमर इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट दी प्रोडक्ट और उसकी वो फर्दर एक नॉलेज लेने के लिए जा रहा होता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आज आपको कोई मोबाइल परचेज करना है तो आप उस मोबाइल के फीचर्स, उस मोबाइल का प्राइस इंटरनेट पर पता करा सकते हैं। आप इजीली उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी सारे फीचर्स को आप देख सकते हैं। इन दैट केस अगर आप शॉप पे जाते हैं और एक जो परचेज सेलर है, सेलर का आइडिया, सेलर का व्यू पॉइंट लेते हैं, सो दैट ऑल कम्स इनटू परचेज बाय इंस्पेक्शन। उसे हम परचेज बाय इंस्पेक्शन कहते हैं कि आपने पहले अच्छे से उस प्रोडक्ट के बारे में मतलब एक इंस्पेक्शन कर ली, एक इंक्वायरी कर ली, प्रोडक्ट कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, बेटर प्रोडक्ट है कि नहीं है। सो परचेज बाय इंस्पेक्शन, और फिर आपने उसको फाइनली परचेज किया। सेकेंड मोड ऑफ परचेज जो होती है वो होती है परचेज बाय सैंपल। यानी कि आपने जो परचेजिंग की वो सिर्फ इस बिहाफ पे की क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट का पहले एक सैंपल देखा, एक पैटर्न देखा। सो व्हेन यू वांट टू बाय द गुड्स इन द बल्क, what you do is look at the sample or a pattern and then decide which one to buy. जब कोई सामान बल्क में खरीदना है तो उस केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका सैंपल क्या है, मतलब किस तरह का प्रोडक्ट होगा, उसकी प्रोडक्ट की रियल फील कैसी होगी, कैसा दिखता होगा, फिर ही आप परचेज करेंगे ना उसकी। सो दैट्स कम्स इनटू परचेज बाय सैंपल एंड पैटर्न। सो व्हेन यू वांट टू बाय द गुड्स इन द बल्क, you should look for the sample and pattern. Then other is purchase by description of brand. Purchase by description of brand is simply said that जब आप किसी भी डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे उस प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हो, यानी कि परचेज उस प्रोडक्ट के बारे में एक जगह पर लिखा हुआ है, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसके बेनिफिट्स, उसके बारे में लिखा हुआ है और आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए परचेजिंग कर रहे हो। सो दैट्स कम्स इनटू परचेज बाय डिस्क्रिप्शन और ब्रांड। अब हम बात करते हैं सेल के क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो सेल इज वन थिंग, जब एक पर्सन जो है प्रोडक्ट को सेल ऑफ कर रहा है, सो दैट्स कम्स इनटू सेल। सो सेल में सबसे पहला मेथड जो है दैट इज व्हाट द हायर परचेज। Hire purchase basis, that is, goods are delivered to the buyer, the ownership right remains with the seller, and the amount that customer pay is treated as the payment for the hiring the goods. Goods जब buyer को deliver कर दिया जाता है, ownership फिर भी seller के पास ही रहती है, but at the same time जितना भी वो product use कर रहा है that उसके लिए customer जो है, आपका जो बायर है, वो पे ऑफ कर रहा है सेलर को। दैट ऑल्स कम्स इनटू हायर परचेज। नाउ इसके लिए क्या एग्जांपल आता है, आपके पास एक लैंड थी, एक घर, एक पूरा एक फ्लोर आपने वो रहने के लिए दिया और बदले में आप उनसे रेंट ले रहे थे। घर आप ही का है, ओनरशिप भी आप ही के पास है, बट उस केस में जो यूज कौन कर रहा है, आपका अल्टीमेट बायर जो उसका रेंट दे रहा है। सो दैट वाज कम इनटू हायर परचेज बेसिस। सो गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, सामान दे दिया गया है बायर को, एट द सेम टाइम बायर उसको यूज भी कर रहा है, बट वो है किसका, ओनरशिप अभी भी उसके ओनर के पास है जिसका वो सामान ट्रूली में है। दैट्स कम इनटू हायर परचेज। देन सेल्स टू इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जब हम किसी भी तरीके की सेल्स करते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बिहाफ पर, व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज अग्रीड टू मेड इन द इंस्टॉलमेंट। जब गुड्स तो बिक गए हैं पर उस प्रोडक्ट की जो इंस्टॉलमेंट है या जो पेमेंट है उसकी, वो इंस्टॉलमेंट में आएगी। इंस्टॉलमेंट मतलब जब किश्तों में आएगी, तो उसको हम लोग डेफर्ड इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ सेल्स भी बोलते हैं कि ये डेफर्ड इंस्टॉलमेंट प्लान है। Then sale on the approval basis. Sale on the approval is that one person is approved your product. So goods are delivered to the buyer on the payment. एक गुड जो था बायर को डिलीवर किया गया on the payment, and understanding that the buyer can return the goods to the seller and claim refund within the specific period.
So if the goods do not meet his requirement, in that case, अगर आप एक सामान जो है अपने बायर तक डिलीवर करवा दिया है पेमेंट बेसिस पर ही, बट आपने ये बोला है कि अगर आपको सामान में कोई डिफॉल्ट लगता है या आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं है इस प्रोडक्ट को, तो यू मे एक्सचेंज इट और यू मे कैन चेंज इट. दैट वाज कम इनटू सेल ऑन दी अप्रूवल बेसिस. इसके अंदर एक अप्रूवल होता है. देन वॉश सेल. वॉश सेल है सेल आर जनरली कंडक्टेड टू द क्लियर सरप्लस और दी ओल्ड स्टॉक. बहुत सिंपल सा रीजन है, जब पुराने स्टॉक को निकालने के लिए या अपने सरप्लस को जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसे निकालने के लिए जब किसी भी तरह की सेल्स एफर्ट्स किए जाते हैं, सेल्स को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, दैट्स ऑल कम्स इनटू द वॉश सेल्स. देन ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल सिंपल होता है. ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगना. तो जब एक सेल होती है एक गुड की और वो भी ओपन बेसिस पर, उसकी सिर्फ एक डेट स्पेसिफाई कर दी जाती है. ऑन दैट पर्टिकुलर डेट द गुड इज गोइंग टू बी सॉल्ड. सो वो ऑक्शन सेल हो जाती है. सो दैट इज व्हाट, नो लिमिट ऑफ डिफाइनिंग द प्राइस, बट यस इट्स अ लिमिट ऑफ डेट एंड time. So auction sales is that. Then sales through tender. जब आप टेंडर के थ्रू सेल करते हैं प्रोडक्ट, आप टेंडर फाइल करते हैं एंड देन ऑर्डर प्लेस होने के बाद फर्दर यू अप्लाई टू परचेज द गुड्स. So that's all comes into sales through tender. Sale is normally funded in the case of purchase. Purchase के केस में ही normally सेल थ्रू टेंडर जो है वर्क ऑन करती है बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशंस और द गवर्नमेंट एजेंसीज. इन दैट केस इट इज टेकन केयर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स. गुड्स किस क्वांटिटी पर रिक्वायर्ड है, किस तरह से इन्वॉल्व है, दैट्स कम इनटू सेल्स थ्रू टेंडर. देन अदर इज इमीडिएट पेमेंट. इमीडिएट पेमेंट होता है जब इनिशियली किसी सामान को खरीदने के लिए हम सामान खरीदते हैं और उसी टाइम हम उसको पैसे भी अवेलेबल करवाते हैं. दैट्स कम इनटू इमीडिएट पेमेंट. सो इन केस ऑफ इमीडिएट पेमेंट द बायर मस्ट यू कैन से फुल पेमेंट टू द सेलर इन द कैश. सो कैश तो उन्हें पूरी पेमेंट देना, फुल पेमेंट देना, दैट्स ऑल कम्स इनटू द immediate payment. Then another is deferred installment plan. It is known as buy now pay later. That is the simple thing. Initial level पर आप उस product को, goods को purchase कर सकते हैं and then finally you can pay it at the end. आप बाद में उसको pay कर सकते हैं. तो ये होता है deferred installment plan. Then deferred payment at the end of a credit period when the goods are sold on credit. जब हम क्रेडिट, जैसे हम क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर गुड्स को सेल करते हैं कि आपके गुड्स, आपका क्रेडिट कार्ड स्वैप कराने के बाद आप जब उस प्रोडक्ट को अवेल करने लग जाते हो, उसके महीने भर बाद you are liable to pay that money. So when the goods are sold on credit, payment is required to be made by the buyer at the end of agreed period. एक agreed period खत्म होने के बाद ही that deduction is arises in the credit part. So that all comes into deferred payment at the end of the credit period. Then another is selling procedures. Selling procedures simply defines that inquiry form of the intending buyers. जो buyers होते हैं उनके थ्रू एक inquiry form फिलअप करना बहुत जरूरी है. They were the process of sale start with an inquiry. Inquiry से ही एक truly sales generate होती है. Because again it's what inquired, जिसके बारे में पूछा गया, जिसके बारे में considerations की गई, that's come into telling procedures. Then another is they provide the quotation to intending the buyers. Buyers जब एक quotation को raise up करते हैं और उस quotations पर आगे काम करते हैं. Then receipt of the order from the buyers. जब आप किसी भी तरीके का order receive करते हैं from the buyer, it simply means when the prospective buyer is satisfied with the terms and conditions. जो prospective buyer है वो terms and conditions को लेकर satisfy है और उसे sale से कोई problem नहीं है. In that case is issue the formal order. ये एक formal order available कराता है retailer को on the basis of retail split about the sale.
Then other is the execution of the order. It is on receiving the order, the seller usually acknowledge it and confirm its acceptance. That is execution. कि आपने order ले लिया और उस order पे further काम करने के लिए आप उनकी approvals और उनके acceptance और confirmations को consider कर रहे हैं. So that's come into the executions of the order. Then invoicing. Invoicing is just a voice contain a detail of the transaction and the amount to be received by the seller. Seller के थ्रू कितनी amount receive हो रही है, seller क्या सेल परचेज कर रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है, उन सब की डिटेलिंग जो है वो वाउचर अवेलेबल करवाता है. देन अदर इज ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर्स अकाउंट. जब ऑर्गेनाइजर जो कस्टमर है, कस्टमर का अकाउंट खोलना है, ओपन करना है अकाउंट को, उस केस में भी हम यूज करते हैं when the copy of invoice is received by the accountant. Accountant जो है copy of receipt provide करवाते हैं. That shows that department is opening and yes at the same time it is open in the ledger in the name of the customer. Dispatch of goods is the same for the release of the goods. जब goods जो है गोडाउन से निकल के मार्केट में जाते हैं या मैन्युफैक्चर से निकल कर गोडाउन में आते हैं, that's all comes into the dispatch of a goods. Then another delivery of goods is a finally delivery of goods. जब goods को deliver किया जाता है with the help of railways and transport authorities, तो वो एक delivery of goods में आता है. Then receipt of payment and settlements of account. It is very necessary that you had to arise the conditions जहाँ पर आपके जितने भी credit accounts होते हैं आप उन्हें settle कर सकें. And rectification of errors. अगर business में किसी भी तरीके की mistakes हुई है तो you may rectify it. That is rectification. Rectification है जब हम किसी तरीके की rectifications करते हैं और अपनी errors को minimize करते हैं. क्रेडिट नोट. जब एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है. एंड डेबिट नोट. डेबिट नोट इज व्हाट व्हेन वी कैन जनरेट द डेबिट नोट which informs the buyer that his account has been debited with a particular amount. So that comes into debited note. So there are few questions which you have to do it by yourself. सबसे पहले what is meant by purchase. State the activity involved in the selling a product. Then what is mean by auction sales. Explain the deferred installment plan as a mode of payment. So this is all about for today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.